कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। प्रोसेस अगेन द सेम थिंग कि वो वन स्टेप या वन फेज कोई भी एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं या मल्टीपल फेजेस या स्टेजेस हैं या मल्टीपल स्टेप्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि एकदम से कॉन्फ्लिक्ट में किसी ने दूसरे की बात से डिसएग्री किया और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे अगर आप इस एग्जिबिट में देखें तो इसमें आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेज के ऊपर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं या उसके अंदर कोई डिफरेंट एक्ट हो रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि वो दूसरी स्टेज से डिफरेंट होती है। अब ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये कौन से वाली, इनको क्या लेबल दिए जाते हैं और उनके अंदर फिर फर्दर कौन सी चीज़ों को या कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, वी विल लर्न अबाउट दिस इन टूडेज लेक्चर। स्टेज 1, पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले हम ये जो बोल्ड लेटर्स में हमारे पास स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं, हम सिर्फ इन पे फोकस करते हैं और इनके बिहाफ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। स्टेज 1, पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। दैट मीन्स कि ये वो स्टेज है या कॉन्फ्लिक्ट का जो इनिशियल पॉइंट है, वो क्या होता है कि दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान या इवन विद इन वन पर्सन, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। इसमें जब पोटेंशियली ओपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसमें के दो लोग या दो से ज़्यादा लोग या इवन सिंगल इंडिविजुअल अपने बिहेवियर के साथ जो उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, जो उसको काम करना पड़ता है, उसके साथ अपोजिंग व्यूज रखता हो या वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैचिंग ना हो। अब वो कोई इंडिविजुअल है, कोई फ्रेंड है, क्लासमेट है, कोई सिबलिंग्स में से है, फैमिली मेम्बर है, कोई आपका टीचर है, कोई आपका बॉस है, आपका कोलीग है, किसी भी सिनेरियो में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके साथ आपके अपोजिंग व्यूज होंगे, तो अपोजिशन इज देयर, इनकम्पैटिबिलिटी इज देयर। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जब ये अपोजिंग व्यूज होते हैं या इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन और अमंग इंडिविजुअल्स होती हैं। तो उसकी बेस पे क्या होता है, इनकम्पैटिबल है समवन फ्रॉम माय क्लासमेट। अब उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आएगी, मैंने देखा कि जैसा मैं हूँ ये वैसा नहीं है, या जो मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो इसके वैसे नहीं है, या हम दोनों सिमिलर नहीं हैं, वी बोथ ऑफ द क्लासमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसी तरह से माय बॉस वट एवर ही वॉन्ट्स, उसकी प्रायोरिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम माय प्रायोरिटीज। डिफरेंस आ गया, इनकम्पैटिबिलिटी आ गई, ऑपोजिशन आ गया। फिर जिस तरह से मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा कोलीग जिस तरह से टास्क परफॉर्म कर रहा है, दोनों का मेथड डिफरेंट है, अगेन अपोजिशन इज देयर, इनकम्पैटिबिलिटी इज देयर। उसके बाद जब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आपको एक पोटेंशियल नज़र आता है, आपको ये आप जज करते हैं कि यस देयर आर सम इनकम्पैटिबिलिटीज और अपोजिशंस, तो इसकी वजह से मसला हो सकता है, या डिसिमिलैरिटीज डिफरेंसेस ज़्यादा हैं बिटवीन मी एंड माई फेलो, बिटवीन मी एंड माई बॉस, बिटवीन मी एंड माई कोलीग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी बेस्ड ऑन दिस इनकम्पैटिबिलिटी और अपोजिशन, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। आई विल थिंक अबाउट कि ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिसिमिलैरिटीज हैं, ये कैसी हैं, उनके बारे में मैं सोचना शुरू कर दूंगी। और ये जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस होगा, ये मेरी कॉग्निशन होगी। उसके बाद इसके साथ मैं
ऑब्वियसली जब सोच रही होंगी तो थिंकिंग प्रोसेस के साथ माई इमोशंस विल बी अटैच्ड। साइकोलॉजिकल थिंकिंग प्लस इमोशंस या जो इनर फीलिंग्स हैं आपकी वो अटैच होगी। उसके साथ साथ पर्सनलाइजेशन, यू विल बी कंपेयरिंग के मैं ये चाहता हूँ या मैं ये नहीं चाहता, आई लाइक दिस थिंग, आई डिसलाइक दिस थिंग, जो कि उसके अंदर है। तो एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन कर ले, या जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी बेस पे यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इनकम्पैटिबिलिटी, यू आर फीलिंग, वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीलिंग हो सकती है, उसकी बेस क्या बन रही है, इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आपने सोचना शुरू किया, आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हुए, उसकी बेस पे फिर नेक्स्ट आपकी इंटेंशन क्या होगी, आपकी नीयत क्या होगी, डू यू वांट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। अगर तो यू वांट टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा बॉस है, इसके साथ मैं किसी तरह का जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कैसे कि अगर मेरी गड़बड़ होती है या कहीं से मेरे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर मेरे ये डिसलाइकिंग या डिसएग्रीमेंट मैंने रिवील कर दिया, शो कर दिया, तो फिर हो सकता है मेरा बॉस मुझसे टफ टास्क ले, मेरे लिए चैलेंजिंग गोल सेट करे, या मुझे रिसोर्सेज कम एलोकेट करे, या कम टाइम में मुझे लोड ऑफ टास्क जो है वो असाइन कर दे बदला लेने के तौर पे। इंटेंशन, क्या अब आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं? अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो व्हाट स्ट्रेटजी डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कंपीटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, कोलैबोरेटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, अवॉइडिंग और अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजीज। अब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है, दैट विल डिसाइड कि आपके लिए अप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटजी कौन सी होगी। यहाँ पे यू विल बी थिंकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि ये टाइमली रिजॉल्व हो जाए, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मेरे ऊपर या मेरी परफॉर्मेंस या मेरी कंपनसेशन या मेरा जो बोनस है या मेरी परफॉर्मेंस असेसमेंट है उसके ऊपर ना आए। इंटेंशन। नेक्स्ट आएगा बिहेवियर, कि अपनी इंटेंशन की बेस पे हाउ यू आर बिहेविंग राइट नाउ, या अगर यहाँ से हम फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन को निकाल देते हैं, आप ये सोचते हैं कि क्या मुझे कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रखना है या कि रिजॉल्व करना है, व्हाट इज योर इंटेंशन। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरा बॉस है, वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मेरी परफॉर्मेंस असेसमेंट में या जो मेरी एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें ये गड़बड़ करेगा, मुझे ये कम ग्रेड्स देगा, आप फिर क्या करेंगे, ओबीडियंटली बिहेव करेंगे, यू विल नॉट एक्सप्रेस योर कॉन्फ्लिक्ट, आप उसको हाइड किए रखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि द पर्सन विद होम यू आर इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, आप देखेंगे वो तो मेरा कोलीग है या वो मेरा जूनियर है, द पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस माई परफॉर्मेंस असेसमेंट, मुझे कोई कंसर्न नहीं है वो कैसा सोचता है कैसा नहीं सोचता, वो मेरे से डिफरेंट है, मैं उसको डिसलाइक करता हूँ, दैट्स इट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर नेगेटिव बिहेवियर्स। मैं उसको जो है वो उसकी लेग पुलिंग करूँगा, मैं उसको जो है वो डी मीनिंग वर्ड्स जो हैं वो उसके लिए बोलूँगा, उसके अगेंस्ट मैं गॉसिपिंग करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ मैं उसका बॉस हूँ, अगर तो उस केस में मैं उसको पनिशमेंट्स दे सकता हूँ, इन फ्रंट ऑफ कोलीग्स उसको इंसल्ट कर सकता हूँ, उसको गैर जिम्मेदार और ब्ला 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 कुछ भी बोल सकता हूँ। अब अपनी इंटेंशन की बेस पे आप बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह से उस बिहेवियर का, अगर तो आप नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं और अनवांटेड अनडिजायरेबल बिहेवियर्स आप अगर एग्जिबिट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस है, जिन लोगों के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, या उसका नेगेटिव, उस बिहेवियर का एक नेगेटिव आउटकम आएगा।
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मेरे बॉस के साथ है, मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन अफेक्ट हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आई विल नॉट शो माई इंटेंशन इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। मैं कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करूंगी, कोई ऐसा ऑब्जर्वेबल एक्शन मैं नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस या किसी भी तरह का कोई मुझे लॉस बियर करना पड़े। आई विल बी बिहेविंग लाइक एन ओबीडियंट फॉलोअर, ओबीडियंट सबऑर्डिनेट। जैसा बॉस कह रहा होगा, आई विल बी एक्टिंग अपॉन हिज पीस ऑफ एडवाइसेस। उसके बाद बिहेवियर की बेस पे अगर तो मैं पॉजिटिव बिहेवियर एग्जिबिट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जो आउटकम है वो अच्छा आएगा। मैं शो ही नहीं कर रही कि मुझे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर है या उस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे मैं कोई नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट कर रही हूँ या मैं टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर नेगेटिव बिहेवियर होगा तो उसका आउटकम नेगेटिव आएगा, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ज़्यादा खराब होंगे। अगर आप किसी ग्रुप में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। ये हैं डिफरेंट 5 स्टेजेस के। सबसे पहले पोटेंशियल ओपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, उसकी बेस पे फिर कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन स्टार्ट होती है और उसकी बेस पे फिर आपकी इंटेंशन डेवलप होती है। इंटेंशन विल डिसाइड हाउ टू बिहेव, और बिहेवियर जो है उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो ऑब्वियसली आएगा, तो वो इफेक्ट आउटकम होगा जो कि लास्ट और फाइनल स्टेज है इन दी कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ी पोटेंशियल ओपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये ओपोजिशन, डिसएग्रीमेंट्स, इनकम्पेटिबिलिटी किस फॉर्म में आ सकती है। जो मेन रीजंस बन रही हैं डिसएग्रीमेंट की वो क्या हो सकती हैं? कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स। कम्युनिकेशन में आपका बॉस आपको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में वो फीडबैक कर रहा है, दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी आपके लिए सेट करती है। टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है, द प्रोसीजर दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन में नॉइस आता है, डिकोडिंग एनकोडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स आते हैं, कल्चर की बेस पे जो वैल्यूज और नॉर्म्स हैं इंडिविजुअल की वो डिफरेंट होती हैं हर एक से। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग में या मीनिंग की जो इंटरप्रिटेशन जिसको हमने डिकोडिंग कहा था उसके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे ही कहा कुछ और गया, आपने कुछ और समझा, उसके बेस पे प्रॉब्लम्स आएंगी। या एक रूल है, जैसे मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दी थी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑर्गेनाइजेशन कहती है एज पर योर कन्वीनियंस। एम्प्लॉय के लिए उसने एक रूल बनाया और हर एम्प्लॉय उसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल समझ रहा है। कोई 2 घंटे आता है आउट ऑफ 8 आवर्स, कोई जो है वो 8 आवर्स पूरे करता है, कोई 5 आवर्स। तो ये तो वैरायटी आ गई। अब उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो ऑर्गेनाइजेशन हरगिज इस मीनिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर नहीं कहा कि आप जब चाहे आए जब चाहे जाएं। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की वजह से या डिकोडिंग और एनकोडिंग की वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई, इनकम्पैटिबिलिटी आई। कहा कुछ और गया, कन्वे कुछ और किया गया और समझा कुछ और गया, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और तरह से की गई, उसकी डिकोडिंग कुछ और तरह से की गई। कम्युनिकेशन की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आई। देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कुछ और हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसके अलावा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो हो सकता है उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स। जैसे कि वो इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं वर्टिकली कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग सिस्टम में ही डिलेज आ रही हैं। तो उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को तो फ्लेक्सिबल बनाती नहीं है,
लेकिन वो एक्सपेक्ट करती है कि काम एफिशिएंटली हर डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट्स टू अकम्प्लिश देयर टास्क इन टाइम, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ टॉल स्ट्रक्चर। वो इनकम्पैटिबल हो जाता है। उसमें एफिशिएंटली ठीक है जी काम हुआ, दिस इज माय टास्क, आई हैव डन इट, अब मॉनिटर किया जाए कि इसमें कैसा परफॉर्म किया गया, फीडबैक मुझे दिया जाए। लेकिन वो इतनी लेयर्स की वजह से, इतने हायरार्किकल लेवल्स की वजह से वो ऊपर जाके जब तक फिर वो बंडल जो हैं फाइल्स के वो इकट्ठे होते हैं। और हमारे यहाँ अक्सर टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो जूनियर लेवल पे है उसकी कोशिश होती है कि सीनियर को बार बार तंग ना ही करूं, या आप कह सकते हैं कि सीनियर्स नहीं चाहते कि एक एक पेपर लेके उनके पास पहुंचा जाए। वो बंडल ऑफ पेपर्स लेके, बंडल ऑफ कंप्लेंट्स, बंडल ऑफ रिक्वेस्ट लेके जाता है, और फिर वो देख के पढ़ेगा, प्रॉपर फीडबैक देगा नहीं देगा, डिपेंड्स। वहाँ पे फिर एम्प्लॉय को ये जो है वो डिसएग्री वो कर सकता है विद दी फीडबैक इवैल्यूएशन, या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या मॉनिटरिंग का जो मेथड है जो लीडर ने अडॉप्ट किया है। वो चाहता है कि जैसे जैसे मैं परफॉर्म करूं लीडर उसको मॉनिटर करे, ऑन द स्पॉट मुझे फीडबैक प्रोवाइड करे, ताकि मैं अपनी करेक्शन टाइमली कर सकूं। ना कि नेक्स्ट फेज का भी 50% मैं कर चुका हूँ और फर्स्ट फेज में फिर रिव्यू आए जी नहीं आपने तो ये 75% काम गलत किया हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो फिर इनकम्पैटिबिलिटीज आएंगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिव हों, क्रिएटिव परफॉर्मेंस वो दें, नए नए तरीके वो दरियाफ्त करें काम को करने के। जो प्रोसीजर है टास्क परफॉर्म करने का वो इनोवेटिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें आप ऑटोनॉमी देते ही नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको ये फ्रीडम ही नहीं देते कि वो अपने टास्क के हवाले से मेथड को चेंज करें। हाईली फॉर्मलाइज्ड आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जैसा लिखा हुआ है, जैसे कि आर्मी में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, जैसे लिखा हुआ है वो ठीक है गलत है आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी कहाँ से लाई जा सकती है? वहाँ पे डिसएग्री कर रहा होगा, या जो एम्प्लॉय है वो समझता है कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि गोल अचीव करने के लिए हम पुराने यही मेथड्स यूज़ करते आ रहे हैं तो हम मेथड चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्रिएटिव परफॉर्मेंस देना होगी। इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स के साथ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम क्रिएटिव परफॉर्मेंस देंगे। इनकम्पैटिबिलिटी। देन एक और फैक्टर जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटीज और अपोजिशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, दैट्स पर्सनल वेरिएबल्स। कहा कुछ और समझा कुछ और गया, परसेप्शन। आपका एटीट्यूड, आपका मूड, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, हर एक चीज़, आपकी पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट है। उसकी वजह से आपके जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। आप शाय नेचर्ड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो टास्क आपको दिया है उसके अंदर यू हैव टू बी मच मोर सोशल। आपको लिंक्स डेवलप करने, बिजनेस डेवलपर्स जैसे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, उसमें तो उनके इंटरेक्शन और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होनी चाहिए। लेकिन आप एक शाय पर्सन हैं। इसके अलावा यू डोंट वांट कि आपकी जॉब के अंदर नई नई स्किल्स जो हैं वो, या वैरायटी ऑफ स्किल्स ज़्यादा हो, लेकिन आपकी जॉब को रीडिज़ाइन किया गया और उसी में इतनी वैरायटी ऑफ स्किल्स आ गई कि अब आपको लगता है कि नहीं, एक वो जो मैं पेस बनाता हूँ, एक जो मैं टेम्पो बनाता हूँ, एक फ्लो मेरा बनता है टास्क करने का, वो जब मेरा फ्लो बनता है तो एक नई तरह की स्किल इम्प्लीमेंट करना पड़ती है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ इख्तलाफ होगा अपनी जॉब डिज़ाइन के हवाले से। ये पोटेंशियल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, और इसको स्टेज 1 में कंसिडर किया जाता है इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। इसके बाद अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया या जो डिसएग्रीमेंट है वो आया, इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे आ गई। उसके बाद परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट सेकंड स्टेज आई, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्या आपने उसको गलत समझा, आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड है।
साइकोलॉजिकली जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, क्या ये सिर्फ उस तक लिमिटेड रहा या उसके साथ आपके जो इमोशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए? अगर तो आपने परसीव गलत किया, ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएटिविटी का कह रही है या क्रिएटिव परफॉर्मेंस का कह रही है और ऑटोनॉमी अगर नहीं दे रही है, दैट डजंट मीन कि वो आपको बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं फ्री हैंड वो आपको दे रही होगी। परसेप्शन यहाँ पे जो है वो डिफर कर रही होगी और उसकी वजह से क्या आप परसीव करते हैं कि मुझे समझने में गलती लगी, जो ऑर्डर आया था वो मैंने एज इट इज डिकोड नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ और था लेकिन मैंने अपने हिसाब से मतलब निकाला। स्ट्रक्चर, पर्सनल वेरिएबल्स इसी तरह से। फिर ये कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस जो आपकी स्किल्स हैं उससे मैचिंग टास्क वो आपको देगी, लेकिन उस तरह से नहीं है। जॉब रीडिजाइन में उसने तो आपकी स्किल्स के अलावा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको हैंड ओवर कर दी हैं। तो अब आपका जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए समटाइम्स मैं एक्स्ट्रा आवर्स भी स्पेंड करता हूँ, टास्क मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ करता हूँ, तो मुझे कहीं अगर फेवर्स चाहिए होंगी या एटलीस्ट मेरी स्किल से मैचिंग जॉब मुझसे परफॉर्म करवाई जाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं किया, आप थोड़े से डिसहार्ट हुए आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रस्ट थोड़ा शेक होगा, आपकी उसमें फीलिंग्स आएंगी, यू विल बी फीलिंग बैड। वो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हुए हैं, फीलिंग्स इन्वॉल्व हुई हैं, या सिर्फ वो थिंकिंग प्रोसेस की हद तक आपको लगा कि ये डिसएग्रीमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है या फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है और उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, बॉस के साथ होगा तो मजबूरन आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जूनियर के साथ होगा तो शायद आप ना करें रिजॉल्व, कोलीग के साथ होगा तो डिपेंड्स कि वो आपके वो काम आता है, कभी कभी आपका उससे पाला पड़ता है, देन यू विल बी थिंकिंग कि ये तो फ्यूचर में मैंने अपने लिए ही नुकसान जो है वो कर लिया है, तो मुझे इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना। फिर आप देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। अगर तो आपके लेवल का, आपके सेम ग्रेड पे कोई कोलीग है तो यू विल उसके साथ आपका अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो आप कंपीटिंग स्ट्रेटेजी चूज करेंगे। इसी तरह से अगर दो स्ट्रॉन्गर पार्टीज हैं तो वो कोलेबोरेशन पे जा रही होंगी। जैसे लेबर यूनियन है, उनका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट के साथ तो वो कोलेबोरेट करेंगे, मिल के दोनों एक ऐसा वे जो है फाइंड आउट करेंगे जिसमें विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज होगा। कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ आप अपने रिसोर्सेज की बेस पे कुछ एम्प्लॉयज के जो फैसिलिटीज हैं उनको कंसिडर करते हुए कुछ उनकी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, दरमियानी रास्ता आप निकाल लें। या अगर आपको लगता है कि वो मेरा जूनियर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या उसकी जो जॉब है वो इतनी वर्थ वाइल, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो मेरे अगेंस्ट कोई बात करता भी है तो डैम केयर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो यू विल अवॉइड दी कॉन्फ्लिक्ट। आपको उसके ऊपर टाइम या उसको अटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह से अगर आपको लगे कि ठीक है जो जूनियर है उसका टास्क अचीव कंप्लीट करने के लिए ये रिसोर्सेज जो उसको एलोकेट किए जाते हैं वो कम है या उसके स्किल्स के साथ मैचिंग नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा टास्क अगर वो परफॉर्म कर रहा होगा तो जो डिपार्टमेंट का गोल है वो भी तो मुतासर हो रहा होगा, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही होगी जो कि मैनेजर के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, मैनेजर की परफॉर्मेंस की रेटिंग फिर कम होगी बाय दी हायर अथॉरिटीज, तो वो अकोमोडेट करेगा उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, इनफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट करेगा ताकि वो टाइमली और इफेक्टिवली गोल को अचीव करे ताकि डिपार्टमेंट का गोल अचीव हो। तो डिपेंड्स कि कौन सी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए चूज करनी है, वो सिचुएशन डिसाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेंशन की बेस पे बिहेवियर, आपने जो सोचा उसके बाद आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर तो एम्प्लॉय के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी चूज करते हैं, दैट मीन्स आपके नेगेटिव बिहेवियर्स को या कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग करने की कोई इंटेंशन नहीं है, आप कॉन्फ्लिक्ट को वहीं पे खत्म कर देंगे।
या अगर आप खत्म नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपनी इंटेंशन को एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसके बेस पे आप अग्रेशन शो करते हैं, या मैनेजमेंट अगर आपके लेबर यूनियन की डिमांड्स फुलफिल नहीं करती है, आपके राइट्स की बेस पे आपकी अगर पे रेज नहीं करती है, तो सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। नेगेटिव रिएक्शन बेस्ड ऑन इंटेंशन, कि हमें अपनी बातें, अपनी डिमांड्स मनवानी है। अब इसके बाद अगर तो ये नेगेटिव रिएक्शन है, जैसे वो स्ट्राइक पे जाती है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रुक जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी, आउटकम उसका नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ठीक है, अकोमोडेट कर देती है उनको ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हैप्पीली अपने असाइन टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होगी। तो टोटल 5 स्टेजेस हैं। डिसएग्रीमेंट, उससे फिर वो परसीव्ड या फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसकी बेस पे इंटेंशंस बनती हैं। इंटेंशन विल डिसाइड हाउ टू बिहेव, और बिहेवियर की बेस पे कोई रिएक्शन, कोई उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा होता है। नेगेटिव बिहेवियर होगा तो नेगेटिव उसका इन्फ्लुएंस होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो पॉजिटिव उसका इन्फ्लुएंस होगा।